फेरिया खुश हुआ। बड़े बुजुर्ग, आप कमाल के हैं। जल्दी करो, मुझे रोको। मैं नहीं जाना चाहता। महाराज, उसे मत रोकिए। वह कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही है, उससे लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली होगी। उसे जाने दीजिए, वांग टेंग ने कहा। फेरिया की अभिव्यक्ति फिर से जम गई। वांग टेंग, तुम मेरे प्राणघातक दुश्मन हो। उसने अपना गुस्सा दबाया और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, हम क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा डरपोक है? एट नोबल बन एट। हाँ हाँ, मैं काया हूं, तुम बहादुर हो। आगे बढ़ो। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे कोई परवाह नहीं थी। वांग टेंग, आग को हवा देना बंद करो। फेरिया, तुम भी लापरवाह मत बनो। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे दादाजी को ये सब नहीं समझा पाऊंगा। बड़े बुजुर्ग हंसी और आंसू के बीच फंस गए। फेरिया को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी उस इंसान और उसके साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहा था वह बिल्कुल अलग था। वह उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। वांग टेंग मुस्कुराया और उसे निशाना बनाना बंद कर दिया। वह बस बदला लेने के लिए उसे चिढ़ाना चाहता था। वह धुंधली चोटी की ओर टिमटिमाती निगाहों से देख रहा था, कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। अपनी प्रतिद्वंद्वी के हाव भाव देखकर फेरिया के होंठ फड़क उठे। यह आदमी चुपके से पहाड़ पर चढ़ना चाहता है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसे कोई रोक नहीं सका। वांग तेंग और अन्य लोग वापस बड़े बुजुर्ग के घर चले गए और अन्य प्रमुखों के पत्थर की प्लेटों के साथ आने का इंतजार करने लगे। जल्द ही भोर हो गई। दूसरे कबीलों से आए हुए हल्के मखमली लोग बड़े बुजुर्ग के घर में आकर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपनी भाषा में उनसे बात की। रोंग ली ने उनसे बातचीत की, इससे पहले कि उनमें गर्मागर्म बहस शुरू हो जाए। आह, मुझे लगता है कि वे नहीं चाहते कि तुम उनकी पत्थर की प्लेटों को देखो, फेरिया ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अगर मैं यह नहीं कर सकता, तो आप भी नहीं कर सकते। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अलग हूं। मेरे दादाजी ने उनके साथ समझौता किया था, फेरिया ने गर्व से कहा। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी जाति ने पहले ही बहुत से लोगों को भेजा है, लेकिन किसी को भी असली विरासत नहीं मिली है ना? वांग टेंग ने पूछा। उसने सही जगह पर वार किया। फेरिया को समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए वह निराश होकर एक तरफ हट गई। वह खुद को रोक नहीं सकी। अगर दूसरे लोग न रोक पाए, तो मैं रोक सकती हूँ। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तो तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है। फिर उसने घृणा से उस युवा व्यक्ति की ओर देखा। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। फेरिया को लगा कि वह रुई के गोले पर मुक्का मार रही है। वह हताश हो गई। मिन इक्वल्स हैश हैश 3 धत्तेरी की। अंत में बड़े बुजुर्ग ने कठोर स्वर में कुछ कहा, जिससे सरदार चुप हो गए। वांग टेंग, आओ। बड़े बुजुर्ग ने युवा नायक को इशारा किया। क्या है? वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई। नतीजा सामने आ गया है। वांग टेंग, बाद में एक बलिदान समारोह होगा। आप और फेरिया बाद में पत्थर की प्लेटों का अध्ययन कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग ने कहा। समारोह? वांग टेंग दंग रह गया। बूढ़े नेता ने कहा, हाँ, जब सभी पत्थर की प्लेटें यहां आ जाएंगी तो हम समारोह आयोजित करेंगे। मुझे इस प्रथा के बारे में नहीं पता था। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये लाइट वेलवेट लोगों के तरीके थे, और वह उनकी इच्छाओं का सम्मान करेगा। लाइट वेलवेट रेस का समारोह। मैंने अपने दादाजी को इसके बारे में बात करते सुना है। मैं हमेशा से इसे देखना चाहती थी। फेरिया झुकी। वह उत्साहित थी। आकाश काला हो गया। प्यारे लोग व्यस्त होने लगे। उन्होंने समारोह के लिए सभी जरूरी सामान तैयार कर लिए। फिर बड़े बुजुर्ग ने वांग टेंग और बाकी लोगों को जनजाति के मैदान के पीछे एक घाटी में ले गए। वांग टेंग के सामने एक विशाल प्राचीन बलि वेदी प्रकट हुई। वेदी के चारों ओर मोटे पत्थर के खंभे बिखरे हुए थे। लाइट वेलवेट के लोगों ने आग जलाई, पूरा स्थान चमक उठा। लपटें सफेद थीं, जो पवित्र एहसास दे रही थीं। हमारे नायक ने उत्सुकता से लपटों को मापा, वे उसकी पवित्र ज्वाला जितनी शक्तिशाली नहीं थी। वे किसी विशेष प्रकाश तत्व वस्तु द्वारा जलाई गई थी। घाटी असाधारण रूप से शांत थी। बलि की वेदी से एक रहस्यमयी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जिससे आसपास के सभी जीव जंतु शांत हो गए थे। चांदनी एक नदी की तरह बह रही थी और वेदी पर चमक रही थी। गोल स्तंभों पर पवित्र श्वेत ज्वालाएं जल रही थीं, जो पूरी घाटी को प्रकाशित कर रही थीं। वेदी के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का बर्तन था, जो आयताकार आकार का और 2 मीटर ऊंचा था। अंदर का हिस्सा खाली था। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ कि इसका क्या उपयोग है। बाहरी व्यक्ति होने के कारण न तो वह और न ही फेरिया समारोह के दौरान वेदी पर कदम रख सकते थे। उन्होंने उत्सुकता भरी निगाहों से पूरी घटना देखी। वेदी में 6 संकेंद्रित सीढ़ियां थीं।
सभी विभिन्न जनजातियों के प्रमुख महान बुजुर्ग के नेतृत्व में वेदी के पास पहुंचे। बाद वाले आयताकार पत्थर के बर्तन के सामने खड़े थे। प्रमुख लोग वेदी के चारों ओर गोल स्तंभों के पीछे पीछे की ओर खड़े थे। हल्की मखमली जाति के शक्तिशाली सदस्य भी घाटी में गए थे। वे वेदी के चारों ओर घुटने टेके और समर्पित भाव से आकाश की ओर अपनी भुजाएं उठाईं। उनके रोएदार चेहरों पर गंभीरता के भाव स्पष्ट थे। एट नोबल बन एट। कुछ रोएदार लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी। वे भी वेदी की सामान्य दिशा में घुटने टेकते थे। माउंट सेंट वेदी के सामने था। बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग तैयार थे। पत्थर के बर्तन के सामने सभी प्रकार की पूजा सामग्री रखी गई थी। उन्होंने जीवित प्राणियों का उपयोग नहीं किया, इसके स्थान पर उन्होंने अनेक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और अस्पष्ट प्रकृति के पौधे रखे। सभी प्रसाद सफेद जेड बक्सों में बंद थे। बड़े बुजुर्ग ने खुद उन्हें खोला। हर बार चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। नक्षत्र प्रकाश बल की घनी मात्रा बिखरी हुई थी, जो आसपास के स्थान को सुगंध से भर रही थी। 10,000 वर्ष। जब फेरिया ने आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। 1, 2, 3, 9। हे भगवान, ये 9-10,000 साल पुरानी जड़ी बूटियां हैं। इतना ही नहीं, ये उच्च श्रेणी के प्रकाश तत्व की किस्म की हैं। वह अवाक रह गई। अविश्वास से उसकी आंखें खुली रह गईं। ये सोचकर कि उसने कुछ क्षण पहले बूढ़े आदमी के पौधों को नीची नजर से देखा था, यह उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। इस बूढ़े आदमी ने अपनी सारी अच्छी चीजें अच्छी तरह छुपा रखी है। ऐसी हरकतों से उसका दिमाग हिल गया। वांग टेंग ने खुद से वादा किया, जाने से पहले मुझे बूढ़े आदमी से और भी उपहार लेने होंगे। उसने फेरिया की तरफ देखा और पाया कि उसका हाव भाव मजेदार था। लड़की हैरान थी, उसका मुंह खुला हुआ था। फेरिया ने उसकी नजर को देखा और अपना संयम वापस पा लिया। उसने कठोर चेहरा बनाया और उसे घूर कर देखा। तुम क्या देख रहे हो? मेरी महिला, आप उन प्राचीन जड़ी बूटियों के बारे में क्या सोचती हैं? वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। फेरिया क्रोध से हरा हो गया। वह जानती थी कि इस बार उसका पलड़ा भारी है, इसलिए वह मुड़ी और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक वेदी पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस घटना से एक प्राचीन अनुभूति हुई। वांग टेंग ने वेदी की ओर देखा। जो आवाज कर रहा था वह वास्तव में सबसे बड़ा बुजुर्ग था। उसका सिर उठा हुआ था, जबकि उसकी आवाज उसके गले के अंदर से आती हुई लग रही थी। ये धीमी और वीरान लग रही थी। उसी समय सरदारों ने वही आवाज निकाली। उनकी आवाजें बड़े बुजुर्गों की आवाजों में मिल गईं, एक हो गईं और खामोश रात के आसमान में गूंजने लगीं। बूढ़े नेता ने जेड कंटेनरों से 9 प्राचीन जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें पत्थर के बर्तन में डाल दिया। धमाका। पत्थर का बर्तन कंपन करने लगा और उसके अंदर से एक सफेद रोशनी फूट पड़ी। सतह पर अजीबोगरीब पैटर्न चमकने लगे। पैटर्न बर्तन को वेदी से जोड़ते थे, जिससे वेदी पर उकेरे गए पैटर्न भी चमकने लगे। कुछ समय बाद संपूर्ण वेदी स्थल रूनों से ढक गया। यहां तक कि खंभे भी ढके हुए थे। नीचे से लेकर आग तक पैटर्न चढ़े हुए थे, जिससे यह असाधारण और दिव्य लग रहा था। सभी पैटर्न आपस में जुड़ गए और एक अज्ञात और दिव्य चित्र का निर्माण हुआ। वांग टेंग उस छवि से आकर्षित हुआ, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि वह क्या थी। सभी 9 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां डालने के बाद पूरा वेदी चमक उठा। ऐसा लग रहा था कि गायन चरम पर पहुंच गया है। माउंट सेंट पर कुछ उन्हें जवाब दे रहा था। घना कोहरा थोड़ा छट गया था। धमाका। एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। सेंट पर्वत से एक श्वेत पवित्र प्रकाश की किरण चमककर वेदी पर आ गिरी। एक पल के लिए तो बड़े बुजुर्ग और बाकी लोग अचंभित रह गए, फिर मुस्कुराने लगे। उनके गाने की आवाज और भी तेज हो गई, साथ ही उनका उत्साह और आवाज भी बढ़ गई। उनकी आवाज हवा में गूंजने लगी। हल्के मखमली कपड़े पहने लोग भी उतने ही उत्साहित थे, उनमें से कुछ की आंखों में आंसू भी थे। वे अपनी बाहें ऊपर उठाए लगातार झुके हुए थे और किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र श्वेत प्रकाश सभी रोएदार लोगों पर चमक रहा था, उन्हें श्वेत वैभव में डुबो रहा था और उन्हें दिव्य रूप दे रहा था। अचानक सभी हल्के मखमली लोग तैरने लगे। उनके अपने शरीर से सफेद रोशनी निकल रही थी, मानो वे खुद प्रकाश की गेंदें हों। वे स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माओं की तरह लग रहे थे। वे प्रकृति के प्रिय बच्चे थे। वांग टेंग और फेरिया अचानक हुए परिवर्तन से अचंभित रह गए। अभी क्या हुआ? हल्के मखमली लोग अचानक क्यों चमक रहे हैं? के बालों वाली लड़की और हमारे युवा नायक के मन में एक ही समय में एक विचार कौन था? यही कारण है कि वे लाइट वेलवेट जाती हैं। वे चमक सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। वांग टेंग को होश आया और उसने पलकें झपकाईं। मामला दिलचस्प था। उन्होंने अपनी वास्तविक आंख को सक्रिय किया। वे परिवर्तनों को समझना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उनकी भौहों पर बल पड़े।
यहाँ तक कि उसकी असली आंख भी इस घटना को नहीं देख सकी। ये लोग, ये क्या है? पहले तो उसने सोचा कि फरीज ग्रहीय मंच तक ही सीमित है क्योंकि उनकी प्रतिभा सीमित है। अब उसे इस बारे में दूसरे विचार आने लगे। उस दौड़ में बहुत सारे रहस्य थे। ब्रह्मांड में हर जीवन रूप में अपनी विशेष विशेषताएं और प्रतिभाएं हैं। उन्हें कम आंकना बुद्धिमानी नहीं होगी। जब मैं गहन विचार में था तो श्वेत प्रकाश की किरण और हल्के मखमली लोगों से गुण बुलबुले गिरने लगे। वांग टेंग ने पलकें झपकाई और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी कर उन सभी को उठा लिया। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 200। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 180। एड्स बाय पब फ्यूचर। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 350। अल्पविराम। बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए और अत्यंत शुद्ध ऊर्जा में बदल गए। यह उसके अंगों से होकर गुजरा और शून्यता के समुद्र के ऊपर इकट्ठा हो गया। उसका प्रकाश बल तेजी से बढ़ गया। इतना प्रकाश बल, वांग टेंग बहुत प्रसन्न हुआ। कितना सुखद आश्चर्य! उसे इतनी अधिक राशि मिलने की उम्मीद नहीं थी। खुशी ने उसे अभिभूत कर दिया। युवक ने महसूस किया कि उसकी प्रकाश शक्ति दूसरे से तीसरे स्तर तक आसमान छू रही है। फिर ये चौथे, पांचवें स्तर तक जाती रही और केवल छठे स्तर पर जाकर रुकी। तारामंडल प्रकाश बल 11,400 बटा 60,000 आकाशीय चरण, छठा स्तर। आह! वांग टेंग ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। यह अच्छा लग रहा है। वह एक ही बार में 4 स्तर कूद गया। इस एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल था, जैसे शरीर की कुछ परतें खुल गई हो। यह ताजगी देने वाला था। फेरिया कुछ दूर खड़ी होकर अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखने लगी। उसे लगा कि उसका चेहरा अजीब है। हालांकि ये परिवर्तन केवल उसके शरीर के भीतर ही हुआ, सभी बाहरी प्रभाव उसके द्वारा दबा दिए गए। कोई नहीं बता सकता था कि क्या हो रहा था। चांदी के बालों वाली लड़की को कभी पता नहीं चलेगा कि वांग टेंग को थोड़े समय में बड़ा लाभ मिला है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने फेरिया को नजरअंदाज कर दिया। उसने फिर से माउंट सेंट की ओर देखा। प्रकाश की किरण कहां से आई? ये तारामंडल प्रकाश शक्ति से घनीभूत था, जो रोएदार मूल निवासियों पर चमकने पर उन्हें शक्ति से भर देता था। ये छलक रहा था। काश ऐसी कुछ और किरणें होती, वांग टेंग ने सोचा। हालांकि वह किसी चीज को जितना अधिक चाहता था, वह उसे उतनी ही कम मिलती थी। टकराना। ठीक उसी क्षण माउंट सेंट पर एक विस्फोट हुआ, जिसमें किसी प्रकार से क्रोध भरी गर्जना भी शामिल थी। प्रकाश की किरण तुरंत अवरुद्ध हो गई। पहाड़ पर फिर से घना कोहरा छा गया, जिससे ऐसा लगने लगा कि पिछली घटना एक भ्रम थी। हल्के मखमली लोग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। उनकी खुशी धीरे धीरे कम हो गई और फिर उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? पहली बार बड़े बुजुर्ग घबरा गए। ऐसा लग रहा था कि कुछ भयावह हुआ है। स्थानीय लोग चिंतित हो गए। वहां भारी हंगामा मच गया। समारोह में कुछ गड़बड़ थी। पिछले 300 वर्षों में अपने समारोह आयोजित करते समय उन्हें एक बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एड्स बाय पब फ्यूचर। और फिर भी किसी कारणवश इस बार फीडबैक मिला। सभी स्थानीय लोग उत्साहित थे। उन्हें लगा कि माउंट सेंट उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ है। 3 शताब्दियों के बाद भी ऐसी घटना असामान्य थी। उन्हें मूल रूप से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। केवल अत्यंत भाग्य से ही उन्हें शिखर सम्मेलन से प्रतिक्रिया मिल सकेगी। यदि ऐसा हुआ तो इन प्यारे जानवरों को उपहार और लाभ दिए जाएंगे। जवाब तो मिला, लेकिन आखिरी क्षण में कुछ गड़बड़ हो गई। माउंट से आने वाला जवाब कट गया। ऐसी घटना गंभीर थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। स्थानीय लोग सदमे में क्यों नहीं होंगे? क्या कुछ हुआ? फेरिया ने भौहें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि घटनाएं कैसे घटित हुई। वास्तव में कुछ तो हुआ होगा, वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। माउंट सेंट पर क्या हुआ? मुझे लगता है कि ऊपर बैठे लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, फेरिया ने कहा। वांग टेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह गहरी सोच में डूब गया और उसकी निगाहें झपकने लगीं। अचानक उसने आंखें सिकोड़कर चोटी पर छाए कोहरे की ओर देखा। फेरिया ने भी ध्यान दिया और ऊपर देखा। वह थोड़ी उत्साहित लग रही थी। कोई नीचे आ रहा है। एट नोबल एट। स्वूश स्वूश स्वूश। ध्वनि की तेज ध्वनि सुनाई दी। कुछ सफेद कपड़े पहने आकृतियां धुंध से बाहर निकली, सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे रात के आसमान में बहुत ही स्पष्ट दिख रहे थे। धमाका। वे तेज गति से आगे बढ़े, पलक झपकते ही कई किलोमीटर की दूरी तय कर ली। सफेद रोशनी चमक उठी, जो बड़े बुजुर्ग और अन्य लोगों की ओर उमड़ पड़ी। धमाकों की गूंज सुनाई दी। भयावह हमला वेदी पर हुआ, जिसने पूरी जगह को अपनी सफेद चमक से निगल लिया। घटनाएं बहुत तेजी से घटित हुई। स्थानीय लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हमले से वेदी का क्षेत्र ढक गया था, जिससे जब दर्शकों को होश आया तो वे अदृश्य हो गए।
महापुरुष और सभी सरदार प्रकाश में डूब गए थे। महान बुजुर्ग। अगले ही पल हंगामा मच गया। रोएदार मूल निवासियों के बीच पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई। कुछ सफेद आकृतियां आसमान में मंडरा रही थीं और नीचे के दृश्य को देख रही थीं। उनकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, ठंडी और निर्दयी। वेदी पर प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया, जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई। वहां मौजूद स्थानीय लोग ये देखकर दंग रह गए। अपेक्षित खूनी दृश्य नहीं दिखा। सफेद रोशनी के खत्म होने के बाद दो बलढालें प्रकट हुई। एक सफेद और शुद्ध था, जिससे हल्की सफेद चमक निकल रही थी। दूसरा रंग बिरंगा था, अत्यंत सुंदर था, जिससे हल्की चमक भी उत्पन्न हो रही थी। वांग तेंग और फेरिया ढालों के पीछे थे। वे अपने हाथ ऊपर उठाए हुए वेदी के ऊपर लटके हुए थे। उनके शरीर से शक्ति निकल रही थी, जिससे गुंबदों का निर्माण हो रहा था। वे सही समय पर पहुंचे और बड़े बुजुर्ग तथा सरदारों को बचाने में सफल रहे। वे पूरी तरह सुरक्षित सुरक्षा कवच के अंदर थे। फेरिया की आंखों में आश्चर्य की झलक थी जब उसने वांग टेंग की फोर्स शील्ड पर नजर डाली। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस आदमी में 5 मूल तत्व मौजूद हैं। जब वे लड़े थे तब उसने उसे 5 तत्व वाली मुट्ठी का इस्तेमाल करते हुए देखा था। इससे उसे लगा कि उसके पास 5 तत्वों वाली काया है। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने तब इसे स्वीकार नहीं किया था। उसकी ढाल पर सभी 5 तत्व प्रदर्शित थे, जिससे उसकी शंका की पुष्टि हो गई। यद्यपि वह गर्वित थी और यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि उसके शरीर की क्षमता कितनी महान थी, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह अत्यंत दुर्लभ था। जिनके पास ये था वे सर्वश्रेष्ठ थे। एट नोबल बन एट। हालांकि उसे अभी भी लगता था कि वह युवक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा आत्मविश्वास एक प्रकाश तत्व प्रतिभा के योग्य था। वांग टेंग को नहीं पता था कि फेरिया के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर उसे पता होता तो वह जोर से हंस पड़ता। 5 तत्व काया। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पास अन्य प्रकार की शारीरिक संरचना भी थी जो किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं थी। इसके अलावा उसके पास सभी तरह की ताकतें थीं, यहां तक कि अंधेरी ताकतें भी। 5 तत्वों का होना उसके लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसने अपने प्यारे नेता की जांच करने के लिए नीचे देखा। बड़े बुजुर्ग, क्या सब ठीक है? सभी रोएदार नेता अचानक सदमे से बाहर आए और स्वयं को भाग्यशाली महसूस करने लगे। यदि दोनों युवकों ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो उनकी मौत हो जाती। एड्स बाय पब फ्यूचर। पिछला हमला बहुत भयानक था। उनमें से कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था, भले ही वे पूरी ताकत लगा देते। हम ठीक हैं, बड़े बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए तुरंत जवाब दिया। वह जानता था कि यह धन्यवाद व्यक्त करने का समय नहीं था। ये बहुत बढ़िया है। वांग टेंग ने सिर हिलाया और आसमान में दिखाई देने वाली आकृतियों को देखा। महाराज, क्या ये वही संरक्षक हैं जिनका आपने पहले जिक्र किया था? फेरिया ने आश्चर्य से आंकड़े देखे। उनके लंबे सफेद बाल थे, जबकि उनकी मांसपेशियां सुडौल और सुस्पष्ट थीं। वे सामान्य फरीज की तरह गोलमटोल नहीं दिखते थे। लाक्षणिक रूप से कहें तो हल्के मखमली लोग मोटे लोगों का एक समूह थे, जबकि नए लोग मांसल पुरुष थे। जब फेरिया ने इस बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अजीब भाव उभरे। हाँ, बड़े बुजुर्ग ने आकृतियों को देखते हुए सिर हिलाया। तुम्हारे संरक्षक तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। फेरिया को बुजुर्ग की पुष्टि से आश्चर्य हुआ। वे 300 साल पहले भी ऐसे ही हो गए थे, पूरी तरह से भावनाहीन। बूढ़े नेता ने कटु स्वर और आंखों में उदासी भरकर कहा, कोई भावना नहीं। फेरिया ने भौहें सिकोड़ी। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक रक्षकों ने ढालों को निशाना बनाकर दूसरा हमला किया। दोनों परतें हिंसक रूप से हिल गईं। वांग टेंग ने आकाश की ओर देखा और टिप्पणी की, ये संरक्षक बुरे नहीं हैं। अरे, क्या तुम उनसे निपट सकते हो? अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे संभालने दो, बस बड़े बुजुर्ग और बाकी लोगों की रक्षा करो। फेरिया लड़ने के लिए तैयार थी। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और वे घनी चमकदार रोशनी से चमक रही थीं। इसने युवा नायक को पहले की मुट्ठी की रोशनी की याद दिला दी। वांग टेंग ने उसकी उपेक्षा की और वृद्ध नेता से कहा, महान बुजुर्ग, कृपया किनारे हट जाइए, मैं संरक्षकों से मुकाबला करूंगा। सावधान रहो, बूढ़े आदमी ने कहा, ये जानते हुए कि वे केवल चेतावनी के शब्द ही दे सकते हैं। उसने अन्य प्रमुखों के साथ अनुरोध के अनुसार किया और वेदी से दूर चला गया। वांग टेंग ने हाथ हिलाया और उसकी बल ढाल गायब हो गई। फिर वह आसमान में अपने दुश्मनों से मिलने के लिए दौड़ा। मुझे दिखाओ कि संरक्षक क्या करने में सक्षम है, एक धीमी आवाज ने कहा। कमीने, उसने मुझसे पहले ही कदम उठा लिया। फेरिया ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह भी आसमान की ओर उछली, उसकी मुट्ठियां चमकदार सफेद रोशनी से फट रही थीं। प्रकाश की मुट्ठी। बूम बूम बूम। आसमान में जोरदार धमाके गूंज उठे। प्रकाश की मुट्ठी ने रक्षकों पर जोरदार प्रहार किया।
कुल 8 दुश्मन थे, जो 2 समूहों में विभाजित थे। वांग टेंग और फेरिया 4-4 संरक्षकों को संभाल रहे थे, जो एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। हैरानी की बात यह है कि फेरिया से लड़ने वाले चारों संरक्षक उसकी मुट्ठी के प्रकाश से बच नहीं पाए। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और प्रकाश की किरणें फूट पड़ी। धमाका। उनकी हरकतें उसकी हरकतों से टकराईं, जिससे भयानक प्रभाव पैदा हुआ, जो बाहर तक फैल गया। दोनों ही हमलों से दूसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंततः जब फेरिया गंभीर हुई तो उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। चारों संरक्षक ब्रह्मांड के शिखर पर थे। वह शक्तिशाली थी, लेकिन चारों के खिलाफ जाने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता थी। उसने एक तरफ देखा। वांग टेंग बाकी 4 संरक्षकों से मुकाबला कर रहा था। युवा नायक ने उनसे निपटने के लिए अपनी 5 तत्व वाली मुट्ठी का इस्तेमाल किया और क्रूर बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक दूसरे पर कई वार किए। हम्फ। फेरिया ने नाक भांज सिकोड़ी। उसकी नजर प्रतिस्पर्धी हो गई। वह दूसरे से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे जल्दी से अपना हिस्सा संभालना पड़ा। धमाका। फेरिया ने सफेद रोशनी उत्सर्जित की और उसकी गति चरम पर पहुंच गई। उसने अपनी मुट्ठी का प्रकाश छोड़ा। दूसरी तरफ मानव और 4 संरक्षकों के बीच एक गर्मागर्म लड़ाई चल रही थी। उसने उनके हमलों का अनुमान लगाया और पाया कि वे केवल हल्के तत्वों के हमलों का इस्तेमाल करते थे। उसके पास उन्हें दबाने का एक तरीका था। उन्होंने तुरंत अपनी सौ ड्रैगन आंख सक्रिय कर दी। दिन में खुला, रात में बंद। एक बार पलक झपकने के बाद उसकी पुतलियां काली हो गईं। उसके आसपास की सारी रोशनी उसमें समा गई। इसमें एक क्षण ही लगा, उसका क्षेत्र अंधकार में हो गया और चारों संरक्षक अंधकार में डूब गए। उत्सुक हल्के मखमली लोग युद्ध देख रहे थे। अचानक हुए इस परिवर्तन से वे स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है? वांग टेंग के चारों ओर की रोशनी गायब हो गई है। मुझे लगता है कि यह एक युद्ध तकनीक है, प्रकाश तत्व कौशल को दबाने के लिए। हौंफना। अल्पविराम। यह अनुमान उस बड़े बुजुर्ग ने लगाया था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। जब यह अनुमान लगाया गया तो अन्य हल्के मखमली लोगों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा कि ऐसा कौशल अस्तित्व में हो सकता है। वे अकेले ही अचंभित नहीं थे, यहां तक कि फेरिया भी वांग टेंग की स्थिति से आकर्षित थी। जब उसने कौशल को काम करते देखा तो वह अपनी हैरानी छिपा नहीं सकी। इस आदमी ने जब मुझसे लड़ाई की थी तो उसने इस कौशल का इस्तेमाल नहीं किया था। फेरिया ने पिछली झड़प को याद किया और सोचा कि यदि उस पर भी हमला हुआ तो परिणाम क्या होगा। धमाका। तभी एक भयानक विस्फोट हुआ और कुछ आकृतियां अंधकार में क्षेत्र से बाहर फेंकी गईं। एट नोबलबन एट। वे वास्तव में 4 संरक्षक थे। वे जमीन पर जोर से गिरते हुए सुनहरा खून उगल रहे थे। हवा में धूल उड़ रही थी। धूल के जमने के बाद चारों प्राणी एक गहरे गड्ढे में बेसुध पड़े थे। किसी को नहीं पता था कि वे अभी भी जीवित हैं या नहीं। फेरिया ने आंखें सिकोड़ ली। उनकी लड़ाई खत्म हो गई थी। ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर 4 मार्शल योद्धाओं को आसानी से पराजित कर दिया गया। फेरिया सदमे और अविश्वास में था। उसने पलटकर देखा कि काला क्षेत्र गायब हो गया था। वांग टेंग हवा में ऊपर मंडरा रहा था। उसके शांत व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी कोई आसान काम पूरा किया है। उसने उसकी निगाहें देखी और उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। फेरिया ने दांत पीस लिए। वह हार मानने को तैयार नहीं थी। बूम बूम बूम। उसके हमले और भी ज्यादा भयानक हो गए और बाकी 4 रक्षक पीछे हटने लगे। वे उसकी गति के साथ तालमेल नहीं रख पाए। वे मजबूत तो थे, लेकिन उनमें युद्ध का अनुभव कम था। वे कठपुतलियों की तरह चलते थे, कठोर और दृढ़। वे उसके मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं थे। अंततः वे भी अन्य 4 की तरह पराजित हो गए। ये लड़की बुरी नहीं है। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। फेरिया का चेहरा काला पड़ गया था। वह दुखी थी क्योंकि उसने 4 प्राणियों की देखभाल करने में बहुत समय लगाया था। वह वांग टेंग की बराबरी नहीं कर सकती थी। ये सोचना कि मैं अपनी ही सहकर्मी से हार गई हूं। वह एक गर्वित महिला थी, इसलिए ये स्वीकार करना मेरे लिए कठिन था। उसी युवक को पहले भी उसके हाथों कष्ट सहना पड़ा था, इसलिए वह उसे नीची दृष्टि से देखती थी। यह अंतर क्रोधित करने वाला था। वांग टेंग और फेरिया उतरे। फेरिया उदास भाव से एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं था। बड़े बुजुर्ग और सरदारों को अभी भी अपना संयम वापस पाना था। वांग टेंग और फेरिया की योग्यताएं उनकी कल्पना से भी परे थीं। क्या वे वाकई युवा हैं? ये संरक्षक बुरी तरह घायल हो गए हैं। बड़े बुजुर्ग, हम उनके साथ क्या करें? वांग टेंग ने पूछा। उन्हें बंद कर दो, बूढ़े नेता ने कुछ सोचने के बाद कहा। फिर इससे पहले कि वांग टेंग जवाब दे पाता, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद। अगर आप दोनों नहीं होते तो हम खतरे में पड़ सकते थे। आपका स्वागत है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वांग टेंग मुस्कुराया।
फेरिया भी विनम्रता से पेश आना चाहती थी, लेकिन उसका जवाब सुनकर उसके शब्द गले में ही अटक गए। कोई बड़ी बात नहीं है, इसका क्या मतलब है आपका? टेंग ने कुछ देर तक बड़े बुजुर्ग से बातचीत की। फिर उसने अपने आसपास के माहौल को देखा और उस क्षेत्र में बिखरे हुए विशेष बुलबुले उठाए। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 1200, नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 1500, चमकदार आकाश तारांकन 200, नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 1500, मुट्ठी भर रोशनी 300, लाइट बोल्ट तारांकन 400। अल्पविराम। वांग टेंग ने प्रसन्नता महसूस करते हुए पलकें झपकाईं। अधिकांश विशेषताएं उसके लिए उपयोगी थीं। प्रकाश बल के बारे में कहने को कुछ खास नहीं था। वह अभी अभी दिव्य चरण के छठे स्तर पर पहुंचा था, इस बार कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि आंकड़ा बढ़ता गया, 7वें स्तर के दरवाजे के करीब पहुंच गया। अगला था चमकदार आकाश। संरक्षकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कौशल उसे बहुत परिचित लगा। ये क्लैम स्पिरिट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल से मिलता जुलता था। एक बार जब उन्होंने विशेषता को पहचान लिया, तो उन्होंने जानकारी की जांच की और पुष्टि की कि यह वही तकनीक थी। चमकदार आकाश 800/3000 अच्छी तरह से वाकिफ। अभिभावकों द्वारा छोड़े गए गुण उनकी निपुणता को आधार से पारंगत स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। इसके बाद फिस्ट ऑफ लाइट और लाइट बोल्ट थे। दोनों ही स्पष्टतः फेरिया द्वारा प्रदान किए गए थे। मुट्ठी की रोशनी 200/3000 अच्छी तरह से वाकिफ। लाइट बोल्ट 350/3000 अच्छी तरह से वाकिफ। दोनों कौशल भी अच्छी तरह से निपुण अवस्था में पहुंच गए थे। वृद्धि काफी थी, जिससे हमारे नायक को खाली विशेषताओं का अधिक उपयोग करने से बचा लिया गया। यदि उन्हें ये पत्र नहीं मिलते तो उन्हें अपने खाली पत्र खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता। लड़की को नहीं पता था कि उसकी तकनीकें वांग टेंग द्वारा चुराई जा रही है। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह अभी भी निराश थी, क्योंकि उसने उसे पीटा था। संरक्षकों के साथ टकराव के बाद हल्के मखमली लोगों ने उनके साथ अधिक सम्मान से व्यवहार किया। ऐसा खास तौर पर वांग टेंग के साथ हुआ। उन्होंने जिस कौशल का इस्तेमाल करके किसी इलाके को पूरी तरह से अंधकार में बना दिया, वह अविश्वसनीय था। ऐसा कौशल उन्हें दबा सकता था, क्योंकि वे प्रकाश तत्व के अभ्यासी थे। यही कारण था कि उनके प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती गई। बड़े बुजुर्ग ने कुछ फरीज को 8 संरक्षकों को बंद करने के लिए कहा। वांग टेंग ने प्राणियों की शक्ति को सील करने के लिए कुछ तरीके अपनाए ताकि वे प्रतिरोध न कर सके। मूल निवासी कमजोर थे। उनके लिए शक्तिशाली प्राणियों को संभालना असंभव था, भले ही वे बुरी तरह घायल हो गए हो। फेरिया को यह देखकर थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि इंसान दुश्मनों को कैसे सील कर रहा है। अंत में वह अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सकी। अरे, तुमने कौन सी चाल चली? वांग टेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बूढ़े नेता के पास गया और पूछा, महाराज, हम पत्थर की पट्टियों का अध्ययन कब कर सकते हैं? तुम? फेरिया को लगा कि गुस्से के कारण उसकी छाती में दर्द हो रहा है। हालांकि जब उसने सुना कि वे पत्थर की प्लेटों का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वह जल्दी से उनके पीछे चली गई। महान नेता चिंतित दिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, कुछ दुर्घटनाएं हुई, लेकिन समारोह पूरा हो गया। हम उन्हें अब आपको दिखाएंगे। बाकी सरदार किनारे खड़े थे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने बड़े बुजुर्ग के फैसले पर मौन सहमति दे दी। अगर वांग टेंग उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आता, तो वे मर जाते। पत्थर की प्लेटों पर मोल तोल करने का कोई मतलब नहीं था। महाराज, चिंता मत कीजिए। हम पत्थर की प्लेटें देखने के बाद मैं माउंट सेंट पर जाकर देखूंगा, वांग टेंग ने कहा। बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। उसने पहले भी लड़के को रोका होता, लेकिन उसकी और फेरिया की योग्यता देखकर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। ये बहुत अच्छा होगा यदि वे पहाड़ पर समस्या का समाधान कर सकें। क्या आप आश्वस्त महसूस करते हैं? वरिष्ठ बुजुर्ग ने पूछा। वांग टेंग ने जवाब दिया, हम कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। महाराज, चिंता मत कीजिए। ये रक्षक वास्तव में ब्रह्मांड के शिखर पर हैं, लेकिन उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। अगर वे बड़ी संख्या में नहीं आएंगे तो उनकी देखभाल करना मुश्किल नहीं होगा, फेरिया ने कहा। किसी भी तरह बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। तुम्हारा जीवन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, महान बुजुर्ग ने कहा। मेरा एक सवाल है, फेरिया ने अचानक उत्सुकता से पूछा, माउंट सेंट पर कितने संरक्षक हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी यादों को खंगालने में कुछ समय लगाया। फिर उसने कहा, पहले 12 थे। फिर माउंट सेंट धुंध में ढका हुआ था, इसलिए हमने कुछ बैचों को जांच करने के लिए भेजा। वहां 100 से ज्यादा लोग होने चाहिए। फेरिया उद्धरण चिन्ह ... कम से कम 100 संरक्षक? वांग टेंग ने पूछा। एट नोबलबन एट खांसी। हाँ, बड़े बुजुर्ग ने अजीब ढंग से सिर हिलाया।
तुम लोगों को वहां क्यों भेजते रहे, जबकि तुम्हें पता था कि वहां कुछ गड़बड़ है? फेरिया ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह अवाक रह गई। ब्रह्मांड के शिखर पर 100 से अधिक संरक्षक। हमें कैसे लड़ना चाहिए? माउंट सेंट हमारी पवित्र भूमि है, इसलिए हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, बड़े बुजुर्ग ने समझाया। हमने कई बार प्रयास किया और असफल रहे, इसलिए हमने अंततः अनावश्यक बलिदान देना बंद कर दिया। यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि बलिदान आवश्यक थे, फेरिया ने बुदबुदाया। वह थोड़ा सा बड़बड़ा रही थी, 100 अभिभावकों के बारे में सोचकर निराश महसूस कर रही थी। हालांकि उसने वांग टेंग की तरफ देखा और पाया कि उसका चेहरा भाव शून्य था। वह शांत था, मानो उसे कोई चिंता ही न हो। तस्क, वह अभिनय कर रहा है, फेरिया ने घृणा से कहा। बड़े बुजुर्ग ने इसे बिना सोचे समझे बोल दिया, इसलिए उन्हें इस मामले में अजीब लगा। अरे, तुम्हें पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब ठीक है। अगर मैं जाना चाहूं तो 100 ब्रह्मांड योद्धा भी मुझे नहीं रोक सकते, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। मेरी विरासत को अपनाओ, महिमा में चमको, मार्शल आर्ट के देवता। 2 फेरिया, यह आदमी क्या कह रहा है? वह 100 ब्रह्मांड मंच योद्धाओं को नीची नजर से देखता है। बहुत घमंड कर रहा है। कुछ मिनट बाद सरदारों ने अपनी पत्थर की पट्टियां उठाकर वेदी पर रख दी। रोंग ली ने भी मुख्य पत्थर की प्लेट उठाने में बड़े बुजुर्ग की मदद की। 2 प्लेट उठाते समय वह लड़खड़ा रहा था। यह थोड़ा अजीब था। सभी प्लेटें क्रम से वेदी पर रखी गईं। सभी हल्के मखमली लोग पीछे हट गए। बड़े बुजुर्ग ने कहा, यहाँ सभी पत्थर की पट्टियां हैं। इनका अध्ययन करने में संकोच न करें, आपका लाभ आपके ज्ञान पर निर्भर करेगा। वांग टेंग और फेरिया सख्त हो गए। वे वेदी के पास जाने से पहले सिर हिलाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वे वेदी के बीच में पैर मोड़कर बैठ गए। पत्थर की पट्टियां बल से घिरी हुई थी, उनके चारों ओर तैर रही थी, घूम रही थी। गोल खंभों पर लपटें अभी भी जल रही थी। पत्थर की पट्टियों पर सफेद रोशनी चमक रही थी, जिससे रून चमक रहे थे। वांग टेंग और फेरिया की नजरें रूनों पर पड़ी। वे उनका अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। न तो मुखिया और न ही सरदार वहां से गए। वे वेदी के पास ही खड़े रहे और दोनों योद्धाओं को देखते रहे। वे भी घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि क्या युवा लोग प्लेटों के अंदर छिपे असली रहस्य को समझ पाएंगे। वे परेशान महसूस करने लगे। एक और उन्हें उम्मीद थी कि दोनों अपनी विरासत को समझ सकेंगे, ताकि उनकी खेती की सीमा का समाधान हो सके। दूसरी ओर उन्हें उम्मीद है कि वे सफल नहीं हुए। आखिरकार प्लेटें उनकी जाति की थीं। यह अजीब होगा अगर कोई बाहरी व्यक्ति उनके रहस्यों को समझने में सक्षम हो। एट नोबल एट सभी मूल निवासी इतने उदारवादी नहीं थे। बेशक इसका युवा नायक से कोई लेना देना नहीं था। उसने पढ़ाई के लिए पत्थर की प्लेटें उधार ली थी और बाद में जाति की खेती की समस्या का समाधान कर दिया। कोई भी पार्टी दूसरे पर कर्जदार नहीं रहेगी। उसकी आंखों में एक पवित्र चमक थी। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और पत्थर की प्लेटों पर हर रून को देखने में सक्षम था। इस बार अनुभूति बिल्कुल अलग थी। उसने पहले सिर्फ एक प्लेट देखी थी, रून की विषय वस्तु अधूरी थी। इस बार उसे एहसास हुआ कि रून और भी ज्यादा जटिल और रहस्यमय थे, उन्हें समझना कहीं ज्यादा मुश्किल था। यह तथ्य विशेष रूप से सच था क्योंकि सभी रूनों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें समग्र रूप से समझना चाहिए। वे उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते थे, जिससे कठिनाई कई गुना बढ़ जाती थी। फेरिया ने भौहें सिकोड़ी। उसने गहरी सोच में अपनी आंखें बंद कर ली और कभी कभी उन्हें खोलकर सिफर को देखा। रून का एक हिस्सा उसके साथ प्रतिध्वनित हुआ और सफेद रोशनी उत्सर्जित की। वे जीवित लग रहे थे। फेरिया की आंखों में सफेद रोशनी खिल उठी, रून भीतर झिलमिलाते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह दृश्य दिव्य था। बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग उसे गौर से देख रहे थे, उनमें से किसी ने भी अपनी आंखें नहीं हटाईं। रात जल्दी बीत गई। फेरिया 2 पत्थर की प्लेटों की सामग्री को समझने में कामयाब रही थी, लेकिन उसे अभी भी एलिमेंटल लाइट डिवाइन ग्रंथ को समझना बाकी था। यही कारण था कि केवल कुछ रून ही चमक रहे थे। वह प्लेटों को ध्यान से देखती रही, एक एक करके उन्हें देखती रही। वांग टेंग भी अपनी भौहें सिकोड़ रहा था। आध्यात्मिक शक्ति उसके दिमाग में घूम रही थी और वह सभी रूनों की रूपरेखा बनाने की कोशिश कर रहा था। यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी। रून बहुत सारे थे, वो उन्हें जल्दी से अपने दिमाग में उकेर नहीं सकता था। इसके अलावा पत्थर की प्लेटें टुकड़ों में विभाजित हो गई थीं, जिससे कुछ किनारे धुंधले हो गए थे। उसे विश्लेषण करके सही पैटर्न बनाने की जरूरत थी, अन्यथा उसे पूरे रन नहीं मिल पाते। स्थानीय लोग वहीं रुके और अपना ध्यान दोनों बच्चों पर केंद्रित करने लगे। उन्हें यह अजीब लगा। क्या वांग टेंग ने पत्थर की प्लेट का अध्ययन 3 घंटे में पूरा नहीं किया था?
एक रात बीत चुकी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। जहां तक फेरिया की बात है, उसने 2 प्लेटों का अध्ययन पूरा कर लिया था। उसकी प्रगति निश्चित रूप से बहुत तेज थी। पहला दिन जल्दी ही बीत गया। फेरिया ने 3 और पत्थर की प्लेटों का अध्ययन किया, उसकी गति आश्चर्यजनक थी। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अब इस प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा खर्च हो गई थी। 5 पत्थर की प्लेटों का अध्ययन करने के बाद वह लगभग थक चुकी थी। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, वह शांत और अप्रभावित रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह प्राचीन वस्तुओं की प्रशंसा कर रहा हो। बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग अवाक रह गए, उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या लड़का गंभीर था। आधी रात के करीब फेरिया ने 1 और पत्थर की प्लेट का अध्ययन पूरा किया। उस समय तक उसने 6 पत्थर की प्लेटें पूरी कर ली थीं। हालांकि वह और अधिक सहन नहीं कर सकी और उसे जेड की बोतल से एक गोली लेनी पड़ी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्लेटों की ओर देखना बंद कर दिया। एक लाइट वेलवेट विशेषज्ञ ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि फेरिया को और भी उम्मीद है। उसने कुल 6 पत्थर की प्लेटों का अध्ययन किया है। वांग टेंग ने 1 पत्थर की प्लेट का अध्ययन करने में 3 घंटे लगा दिए। रोंगली ने दूसरे वक्ता को घूरते हुए कहा, कौन जानता है कि यह सच है या नहीं? क्या होगा अगर उसने तुमसे झूठ बोला? रोएदार साथी ने जवाब दिया। रोंग शान, बड़े बुजुर्ग ने सख्ती से डांटा, वांग टेंग हमारा दोस्त है। उसने अभी अभी हमें बचाया है। ठीक है, ठीक है। मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। मुझे बस लगा कि। रोंग शान ने अपना सिर हिलाया। आगे बोलने से पहले उसने बड़े बुजुर्ग की सख्त निगाह देखी और रुक गया। फिर उसने शर्मिंदगी में कहा, मुझे खेद है, मैं गलत था। मेरी विरासत को अपनाओ, महिमा में चमको, मार्शल आर्ट के देवता। 3 किसी भी तरह मैं वांग टेंग पर विश्वास करता हूं। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, रोन ली ने कहा। कई लोगों ने रोंग शान की तरह ही विचार साझा किए, फिर भी वे इस बारे में चुप रहे। आखिरकार वांग टेंग ने उन्हें बचाया था। 3 घंटे बाद फेरिया ने गोली पचा ली और अपनी कुछ हिम्मत वापस पा ली। उसका चेहरा अब पहले जैसा पीला नहीं था। उसने वांग टेंग की ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। वह क्या कर रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह पत्थर की प्लेटों का अध्ययन करने में व्यस्त थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि वे एक दूसरे के बिल्कुल बगल में थे, एक साथ प्लेटों का अध्ययन कर रहे थे, उसने कोई भी बदलाव होते हुए देखा होगा। और फिर भी शुरू से अंत तक वांग टेंग ने पत्थर की प्लेटों में कोई बदलाव नहीं किया। केवल उसके चेहरे के भावों से पता चलता है कि उसकी आत्मा अभी भी थकी नहीं थी, इसलिए वह निश्चित रूप से प्लेटों का अध्ययन नहीं कर रहा था। फेरिया को यह नहीं पता था कि उनके ब्रह्मांड में एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा मौजूद है। अत्यंत शक्तिशाली। बेशक वह भी इस तरह से नहीं सोचेगी। उसे लगा कि वांग टेंग समझने में असमर्थ होगा, जरा भी नहीं। सोचिए, मैं अभी भी उसे अपना विरोधी मानता हूं। इस आदमी का ज्ञान बहुत कम है। फेरिया ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली, अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी को भूल गया। अब वह उसके कामों को दिल पर नहीं लेना चाहती थी। उसका ज्ञान कम हो गया था, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न करे, उसकी उपलब्धियां सीमित ही होंगी। श्रेष्ठता की भावना उसकी बुद्धि से आती थी। फेरिया ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। समय उड़ गया। एक और रात बीत गई। सूरज उगाया और चांद फिर से ऊपर चढ़ गया। तीसरे दिन तक फेरिया ने 3 गोलियां खा ली थी और 12 पत्थर की प्लेटों को समझ लिया था। वह अब और आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसकी आत्मा में बहुत अधिक थकावट थी, जिसे उसकी गोलियां भी ठीक नहीं कर सकती थी। डैन की और गोलियां खाने से उसके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता था। हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं। डैन की गोलियां भी इसका अपवाद नहीं थी। उसके सप्लीमेंट्स उच्च श्रेणी के थे, लेकिन वे संपूर्ण नहीं थे। उनका अंतहीन सेवन जोखिम भरा था। उसने बाकी बची हुई प्लेटों को देखा। उनके रून विशेष रूप से जटिल थे, पहले दर्जन से भी अधिक। क्रम के आधार पर प्लेटें और अधिक जटिल हो गईं। उसे 12वीं के साथ आगे बढ़ना मुश्किल लगा, और वह इसे समझने में लगभग असमर्थ थी। वह तभी हार मान सकती थी जब 13वीं की बारी आई। चांदी के बालों वाली लड़की को लगा कि यह उसके लिए दुख की बात है, हालांकि वह अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने आह भरी और खड़ी हो गई। हालांकि अत्यधिक आध्यात्मिक थकावट के कारण वह उठते समय लगभग लड़खड़ा गई। इससे बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। सौभाग्यवश वह शक्तिशाली थी और शीघ्रता से अपनी मुद्रा ठीक करने में सक्षम थी। तभी वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली और लड़की की ओर देखा। वह समाप्त हो चुकी थी, उसकी बारी थी। उन्होंने पहले दिन पत्थर की पट्टियों पर अंकित प्रत्येक रून को याद करने में बिताया था। हालांकि फेरिया भी प्लेटों का अध्ययन कर रहा था।
पहली प्लेट पर जो प्रभाव दिखाई दिए थे, उसके आधार पर इसमें शामिल होने से बहुत बड़ा हंगामा होगा और दूसरे पक्ष पर भी असर पड़ेगा। अब उसे खुशी महसूस हो रही थी कि फेरिया का काम पूरा हो गया है। प्लेटों का अध्ययन करने के लिए उसके पास अभी भी काफी समय था। वैसे भी उसे देखकर वह जानता था कि वह मौलिक प्रकाश दिव्य शास्त्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी। दरअसल वह जानता था कि वह सफल नहीं होगी क्योंकि वह पहली प्लेट का अध्ययन कर रही थी। मौलिक प्रकाश दिव्य शास्त्र को समझने के लिए उसे सभी प्लेटों पर सभी रूनों का अध्ययन और समझ की आवश्यकता थी, अन्यथा सभी प्रयास बेकार हो जाएंगे। यही मुख्य कारण था कि इतने वर्षों में कोई भी व्यक्ति धर्मशास्त्र को समझ नहीं पाया था। फेरिया ने वांग टेन के उदासीन भाव को देखा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वह लगभग लड़खड़ा गई थी, इसलिए उसने उसे चिढ़ाने के लिए मजाक किया, क्या तुम रुकने की योजना बना रहे हो क्योंकि मैं समाप्त हो गई हूँ। वांग टेन ये देखकर स्तब्ध रह गया और जब उसे यह बात समझ में आई तो वह अवाक रह गया। हालांकि उसने खेलने में समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपनी पीठ को फैलाया और कहा, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो कृपया चले जाओ। मैं शुरू करने वाला हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? फेरिया ने भौहें सिकोड़ी। कुछ नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते लगभग सो गया था, वांग टेंग ने शांति से जवाब दिया। तुम? फेरिया लगभग भड़क उठी। फिर उसने कुछ सोचा और मुस्कुराई। जरूर, अपना अभिनय जारी रखो। वेदी पूरी तरह से तुम्हारी है, कृपया अपना शो शुरू करो। वह वेदी के नीचे चली गई और फिर उस युवक को घृणा से देखने लगी। उनकी बातचीत सुनकर बड़े बुजुर्ग और दूसरे लोग समझ नहीं पाए कि क्या जवाब दें। यहां तक कि बूढ़े नेता का भी लड़के पर से भरोसा डगमगाने लगा। हालांकि ये संभवतः आखिरी बार था। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि वांग टेंग रूनों को समझ सकता है या नहीं। युवा व्यक्ति ने उस परेशान करने वाली लड़की को नजरअंदाज कर दिया। जब वह वेदी से नीचे चली गई तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसके शरीर से एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी। हल्का शरीर। इस शारीरिक अभिव्यक्ति ने उसे श्वेत प्रकाश की शुद्ध और पवित्र परत से ढक दिया। वह एक देवता की तरह लग रहा था। क्या? फेरिया अवाक रह गई। उसके चेहरे पर उपहास और घृणा का भाव गायब हो गया और जल्द ही उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। प्रकाश की शक्ति अत्यंत सघन थी। ये कैसी काया है? उसने अपना दिमाग खपाया और जितने भी प्रकाश तत्व वाले शरीरों के बारे में वह जानती थी, उन सभी को गिना, लेकिन वह ये नहीं बता सकी कि वह कौन सा था। बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग भी उतने ही चौंके हुए थे। वे हैरानी से उस इंसान को देख रहे थे। एट नोबल एट युवा नायक वेदी पर पैर मोड़कर बैठा था। पवित्र चमक से घिरा हुआ वह ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रकाश के नीचे जन्मा अमर हो। पत्थर वांग टेन के निर्देश का जवाब दे रहे थे और रून जीवंत हो उठे तथा चमकदार रोशनी के साथ चमकते हुए प्लेटों से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगे। रून एक बिंदु पर एकत्रित हुए और स्वयं को पुनः व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, जिससे एक जटिल और रहस्यमय रून अध्याय का निर्माण हुआ। उनमें से एक भयानक ऊर्जा निकली जिसने नीचे के लोगों पर दबाव डाला। धमाका। दबाव के कारण बड़े बुजुर्ग और अन्य स्थानीय लोग अपना सिर नहीं उठा सके। वे हतप्रभ थे। फेरिया ने भी अपने सिर पर दबाव महसूस किया, लेकिन उसने खुद को सीधा रखने के लिए मजबूर किया। वह अविश्वास से भर गई। क्यों? अभी क्या हुआ? इस व्यक्ति ने वास्तव में सभी पत्थर की प्लेटों को समझ लिया। फेरिया वास्तव में अनिच्छुक थी। जब वह उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी नजर चमकते हुए रूनों पर पड़ी। हालांकि सभी रून तुरंत ही युवा मानव की ओर दौड़े और उसके माथे में विलीन हो गए, और पलक झपकते ही गायब हो गए। जो उसका नहीं था, वह कभी उसका नहीं होगा। फेरिया की अभिव्यक्ति जम गई। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसके मन में एक विस्फोट हुआ और अनगिनत रून अंदर घुस आए। रून एक रहस्यमय व्यक्ति की रूपरेखा बनाने के लिए एकत्र हुए। वह सफेद पोशाक पहने एक लंबे बालों वाली महिला थी, उसके काले बाल उसकी पीठ पर बह रहे थे। वह अमर जैसी दिख रही थी। उसके चारों ओर धीरे धीरे रोशनी चमक रही थी, जो उसके तेजस्वी और अवर्णनीय रूप से सुंदर चेहरे को ढक रही थी। उसकी आंखों से एक पवित्र, सफेद रोशनी निकल रही थी, जो हर चीज को देखने में सक्षम लग रही थी। उसके आसपास एक बुद्धिमान और पवित्र वातावरण था। अरे बाप रे! वांग टेंग अचंभित रह गया। वह शांत नहीं रह सका। उन्होंने कभी भी पत्थर की पट्टियों के भीतर कोई आध्यात्मिक निशान पाने की उम्मीद नहीं की थी। एक बार जब सभी प्लेट रूनों को समझ लिया गया, तो अंतर्निहित मार्शल आर्ट ज्ञान जारी हो गया, साथ ही वांग टेंग की चेतना में आध्यात्मिक निशान प्रकट हुआ। बाद वाले ने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। आध्यात्मिक शरीर धीरे धीरे बन रहा था। वह उसे गौर से देख रहा था। सांस। उसके मन में एक हल्की आह गूंज उठी।
वांग टेंग का दिल धड़क उठा। वह चौकन्ना था, क्योंकि उसके मन में एक शक्तिशाली और अपरिचित आध्यात्मिक निशान उभर आया था। कौन जानता था कि उसका असली इरादा क्या था? रहस्यमयी महिला की नजर आखिरकार वांग टेंग पर पड़ी। उसकी आवाज ठंडी और महान थी। अनगिनत वर्षों के बाद आखिरकार किसी ने मेरी विरासत को समझ लिया है। वरिष्ठ। वांग टेंग सतर्क रहा, लेकिन फिर भी उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। रहस्यमयी महिला ने बिना किसी भावना के युवा नायक को देखा। फिर उसने अचानक अपना हाथ उठाया और जेड सफेद उंगली से वांग टेंग के माथे की ओर इशारा किया। ये गति धीमी प्रतीत हुई, लेकिन ये तुरंत उसके माथे तक पहुंच गई। उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था। बूम एट नोवल बनेट एट। एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी उंगली के जरिए कई रून वांग टेंग के आध्यात्मिक शरीर में प्रवाहित हुए। मेरी विरासत को अपनाओ, महिमा में चमको, मार्शल आर्ट के देवता। वह ठंडी आवाज बहुत देर तक उसके दिमाग में गूंजती रही। पता नहीं कितनी देर बाद वांग टेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। तभी उसकी आंखों में एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी। वेदी के नीचे खड़े लोग, जो अभी भी उसे ध्यान से देख रहे थे, तुरंत ही तेज रोशनी से अंधे हो गए। सौभाग्यवश ये चमक केवल कुछ क्षण तक ही रही, लगभग एक भ्रम की तरह। वांग टेंग की आंखों का रंग सामान्य हो गया था, गहरा काला, गहरा और शांत। वह खड़ा हो गया और पत्थर की पट्टियां धीरे धीरे वेदी पर उतर आईं। रून अभी भी वहां थे, लेकिन मार्शल आर्ट का ज्ञान गायब हो गया था। भविष्य में उनका अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल कुछ ज्ञान और युद्ध तकनीकें ही प्राप्त होंगी। मौलिक प्रकाश दिव्य शास्त्र कभी भी पुनः प्रकट नहीं होगा। बड़े बुजुर्ग पास आए और कुछ हिचकिचाहट के बाद पूछा, वांग टेंग, क्या तुम सफल हुए? फेरिया ने वांग टेंग के चेहरे को गौर से देखा। वह परिणाम को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक बुजुर्ग द्वारा छोड़ा गया मार्शल आर्ट ज्ञान प्राप्त हुआ। टेंग महान बुजुर्ग के प्रति सच्चा नहीं था। मार्शल आर्ट ज्ञान और दिव्य स्तर के शास्त्र दो अलग अलग चीजें थीं। पहला तो एक प्रकार का सैन्य ज्ञान था, जो रूनों के रूप में पीछे छूट गया था। दिव्य स्तर का धर्मग्रंथ एक प्रकार की विरासत थी। बूढ़े आदमी और फेरिया दोनों की नजर में ये युद्ध कौशल की तरह लग रहा था। वे इसके भारी दबाव को महसूस कर सकते थे, हालांकि वे इसके भीतर छिपे दिव्य स्तर के शास्त्र के बारे में अनभिज्ञ थे। किसी भी दर्शक को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। युद्ध संबंधी ज्ञान प्राप्त करना महान बात थी। यह एक शक्तिशाली योद्धा की समझ थी जिसे अंकित किया गया था। इसमें बहुत सारी जानकारी होगी। ऐसी चीज भविष्य के मार्शल योद्धाओं का मार्गदर्शन कर सकती है और उन्हें एक सुगम मार्ग पर चलने में मदद कर सकती है। ऐसा सौभाग्य मिलना कठिन था। ये युद्ध तकनीक या प्रकाश तत्व तकनीक से कहीं बेहतर था। फेरिया की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह अपने दिल में ईर्ष्या और घृणा को दबा नहीं पाई। इस व्यक्ति को वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा द्वारा छोड़ा गया युद्ध संबंधी ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस समय जो भारी दबाव था, उसके आधार पर वह विशेषज्ञ निश्चित रूप से शाश्वत अवस्था में था, और एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया जा सकता है। वह एक शाश्वत अवस्था शासक भी हो सकता था। शाश्वत मंच शासक कौन था? यदि शाश्वत अवस्था को शक्ति के अनुसार वर्गीकृत किया जाए तो इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा: मार्किस, ड्यूक और शासक। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सनातन अवस्था के शासक सनातन अवस्था के सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे, लगभग ईश्वरीय क्षेत्र के योद्धाओं के बराबर। उस स्तर के लोग अत्यंत दुर्लभ थे, केवल किंवदंतियों में ही विद्यमान थे। पीछे छोड़ा गया युद्ध संबंधी ज्ञान अत्यंत भयावह होगा, तथा उसका मूल्य अकल्पनीय होगा। एट नोबल बनेट एट। यहां तक कि फेरिया के दादा, जो एक शाश्वत मंच के ड्यूक थे, भी भावुक हो जाते यदि उन्हें किसी शाश्वत मंच के शासक द्वारा छोड़ी गई कोई सैन्य ज्ञान की जानकारी मिल जाती। वांग टेंग को पता नहीं था कि कोई गलतफहमी हुई थी। यह कोई शाश्वत स्तर के शासक द्वारा छोड़ी गई वस्तु नहीं थी। यह एक देव स्तर के योद्धा द्वारा छोड़ी गई वस्तु थी। आप इसमें गलत नहीं हो सकते। उस रहस्यमयी महिला की एक नजर ही उसकी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर सकती थी, मानो ऊपर से कोई देवता दुनिया की निगरानी कर रहा हो। कोई भी उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। इसके अलावा उनकी विरासत एक दिव्य स्तर का धर्मग्रंथ थी। मार्शल आर्ट के देवता। यह तकनीक वास्तव में ईश्वरीय स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। यह अत्यंत दुर्लभ था। साधारण सनातन चरण योद्धाओं के पास मूलतः कभी भी इतने बड़े ग्रंथ नहीं होते। मुझे आश्चर्य है कि वह आखिर कहां चली गई, या वह गिर गई है, वांग टेंग ने सोचा। जब उसने उस महिला के बारे में सोचा तो उसका दिल धड़क उठा। क्या ऐसा व्यक्ति भी नष्ट हो सकता है? वांग टेंग को कुछ भी पता नहीं था, न ही उसके पास उसकी उत्पत्ति के बारे में अनुमान लगाने के लिए कोई सुराग था।
जिस बात ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी रहस्यमयी स्त्री और बीज के अंदर की प्रकाशमय आकृति की समानता। फिर भी उन्हें यकीन था कि वे दो अलग अलग व्यक्ति थे। बीज के अंदर वाला बहुत कमजोर था, वह उससे आसानी से निपट सकता था। रहस्यमयी महिला एक ही व्यक्ति कैसे हो सकती है? दोनों महिलाएं पूरी तरह से अलग अलग स्तर की थीं। वांग टेंग ने सोचा, लगता है अगर मुझे जवाब चाहिए तो मुझे पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। फ्रेया ने अपनी ईर्ष्या पर काबू पाने के बाद खुद को हतोत्साहित महसूस किया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। पता चला कि युवक ने पहले ही सभी पत्थरों के अंदर छिपे अर्थ को समझ लिया था। वह शुरू करने से पहले ही उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसे उसकी परवाह भी नहीं थी। वह पूरे समय उस व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचती रही, लेकिन अंत में चीजें बिल्कुल अलग निकली। वह तो शुरू से ही विदूषक थी। प्रतिस्पर्धी फेरिया ऐसे परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुर्भाग्यवश ये केवल युद्ध संबंधी ज्ञान था, कोई शास्त्र नहीं। ऐसा लगता है कि हमारी जाति की साधना की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती, महान बुजुर्ग ने खेदपूर्वक कहा। अन्य प्रमुख भी अत्यंत निराश दिखे। महाराज, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। वांग टेंग मुस्कुराया। युद्ध के ज्ञान ने मुझे आपकी समस्या को हल करने के लिए और भी ज्यादा आत्मविश्वास दिया है। चिंता न करें, मेरे पास कुछ उपाय हैं, मुझे थोड़ा समय दें ताकि मैं आपकी समस्या को पूरी तरह से हल कर सकूं। सचमुच? बड़े बुजुर्ग की आंखें तुरंत चमक उठी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। वांग टेंग मुस्कुराया। हालांकि समय आने पर तुम्हें मुझे अपनी साधना विधियां दिखानी होंगी ताकि मैं उपाय बता सकूं और सभी को बेहतर बनने में मदद कर सकूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। फेरिया बोलने में झिझक रहा था। धर्मग्रंथों में परिवर्तन करना और यहां तक कि नए धर्मग्रंथों की रचना करना भी कोई आसान काम नहीं था। यहां तक कि यदि यह मात्र गृह स्तरीय शास्त्र होता तो भी यह हास्यास्पद रूप से कठिन होता, और ऐसा कुछ जिस पर शक्तिशाली ज्ञान और अनुभव की प्रचुरता के बिना विचार भी नहीं किया जा सकता था। वांग टेंग बहुत युवा था। उसके पास आवश्यक अनुभव कैसे हो सकता था? लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे उसने पत्थर की पट्टियों पर अंकित जानकारी को समझ लिया था। उसका ज्ञान बहुत अधिक था। उसने स्वयं इसका प्रयास किया और उसे पता चला कि यह कितना कठिन था। इसके अलावा उसने उनमें मार्शल ज्ञान प्राप्त किया था। एक मौका था कि वह वास्तव में हल्के मखमली लोगों की साधना पद्धति में बदलाव ला सकता था। चलो पहले वापस चलते हैं, वांग टेंग ने कहा। दोनों में से किसी भी नेता को कोई आपत्ति नहीं थी। सभी लोग वेदी घाटी छोड़कर अपने अपने कबीलों में लौट गए। बड़े बुजुर्ग वांग टेंग को अपने निवास पर ले गए और कहा, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। पत्थर की शिलाओं को समझने में बहुत ऊर्जा खर्च हुई होगी। हमारे मुद्दों के बारे में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके आराम करने के बाद हम बात करेंगे। हालांकि वह बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई संकेत नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पहले युवा नायक के ठीक होने का ध्यान रखा। आप मेरे पास समीक्षा के लिए शास्त्र ला सकते हैं। मैंने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं की, और वापस आते समय मैं काफी हद तक ठीक हो गया हूं। वांग टेंग ने कहा।